हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेट्रोलॉजी कवर करेंगे। यहाँ हम पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और एंड में उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे वो टॉपिक हमारा कवर हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेट्रोलॉजी का मतलब समझने से पहले हम वेदर का मतलब समझ लेते हैं। क्या वेदर और क्लाइमेट एक ही बात होती है? नहीं फ्रेंड्स, वेदर और क्लाइमेट एक नहीं होते। वेदर तो बस क्लाइमेट का एक छोटा पार्ट होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, वेदर हम प्रेजेंट मोमेंट दैट इज प्लेस और टाइम की बात करते हैं। अगर आज बारिश हो रही है या होने वाली है तो हम बोलेंगे कि आज क्लाउडी वेदर है या रेनी डे है। लेकिन क्लाइमेट की बात करते वक्त हम प्रेजेंट की बात नहीं करते, बस जनरली किसी प्लेस का एक सीजन या एक साल में एटमॉस्फेयर क्या रहेगा उसकी बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हिमाचल प्रदेश में बर्फ पड़ रही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हिमाचल हैज़ कोल्ड सीजन। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि आज बर्फ़ पड़ रही है, बट हम बस जनरली बोल रहे हैं कि वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होता है। ओके, अब आप समझ गए डिफरेंस। सो वेदर इज a स्टेट और कंडीशन ऑफ atmosphere at a given place and at given time. It is the daily variations or condition of lower layers of atmosphere. Weather pertains to smaller area like village, city or even district and smaller duration of time that is part of the day or complete day. Some examples are hot day, rainy day, cloudy weather, dry weather, etc. Climate is a generalized weather or summation of weather conditions over a given region during a comparatively longer period. Climate is related to a large areas like zone, state, country, part of continent, and longer duration of time like month, season, or year, and best described by the normal and averages, example cold season, tropical climate, the temperate climate, etc. और फ्रेंड्स, वेदर का डेफिनेशन समझने के बाद आपको मेट्रोलॉजी का डेफिनेशन भी समझ जाएगा। अब बताइए, वेदर अच्छा है या नहीं, ये हमें कैसे पता लगेगा? हमें उसकी स्टडी करनी होगी, राइट? सो वेदर के स्टडी को ही हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। अब ये जो आदमी इमेज में बारिश के वेदर की स्टडी कर रहा है, उसे हम मेट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। So meteorology is a branch of science dealing with atmosphere. The physical state of the atmosphere at a given place and time is referred to as weather. The study of weather is called meteorology. और फ्रेंड्स, आपको मेट्रोलॉजी समझने के बाद एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी समझना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि यहाँ वेदर के वजह से प्लांट की ग्रोथ में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, वो हम यहाँ देखते हैं। ओके, so agriculture meteorology is an interdisciplinary science concerned with the discovering, defining and applying knowledge of the interaction between the meteorological and hydrological factors and biological systems to practical use in agriculture. और फ्रेंड्स, वेदर की बात जब हम कर रहे होते हैं तो उसके एलिमेंट्स की बात की जाती है। फॉर एग्जांपल, सोलर रेडिएशन कितना है, या फिर टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल क्या होगा, विंड मूवमेंट क्या है, ह्यूमिडिटी है या नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, और आसमान में क्लाउड्स है या नहीं। सो वेदर की इंफॉर्मेशन निकालते समय हमें इन सब की इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। सो व्हेन इट इज डिजायर्ड टू गिव द स्टेट ऑफ द वेदर एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, द फॉलोइंग वेदर एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड: सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड मूवमेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड क्लाउड्स। अब फ्रेंड्स, एलिमेंट्स ऑफ वेदर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोलर रेडिएशन। आपको तो पता ही होगा कि सोलर रेडिएशन प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीड के बढ़ने से लेके पत्ते और स्टेम के बढ़ने तक, या फिर फ्रूट्स निकलने में भी सोलर रेडिएशन बहुत काम आता है। और फ्रेंड्स, सोलर रेडिएशन का प्लांट में क्या इफेक्ट होता है वो समझने के लिए हमें 4 तरह के इफेक्ट समझने होंगे। एक थर्मल इफेक्ट, देन फोटोसिंथेटिक इफेक्ट, देन फोटोपीरियोडिक इफेक्ट, और लास्ट अदर इफेक्ट्स। So solar energy provides light required for seed germination, leaf expansion, growth of stem and shoot, flowering, fruiting, and thermal condition necessary for the physiological function of the plant. The effect of solar radiation on plant communities can be divided into 4 categories. One is thermal effect of radiation, then photosynthetic effect of radiation, then photoperiodic effect, and other effects. So friends, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल इफेक्ट की। यह थर्मल का मतलब होता है हीट। अब सोलर रेडिएशन का 70% एब्जॉर्ब करके कोई प्लांट हीट जनरेट करती है, जिसका वो यूज़ बाकी कामों के लिए करती है। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपिरेशन। यहाँ ट्रांसपिरेशन मतलब ग्राउंड लेवल से वाटर खींच के ब्रांचेस और लीव्स में बांटना।
सो ये सब यूज एक प्लांट सोलर रेडिएशन का कर सकता है। So more than 70% of the solar radiation absorbed by the plant is converted into heat. This heat energy is utilized for transpiration and for convective heat exchange with the surroundings. This exchange determines the temperature of leaves and of other plant parts. अब नेक्स्ट इफेक्ट है फोटोसिंथेटिक इफेक्ट। यहाँ बात की जा रही है फोटोसिंथेसिस की, और बचपन से आपने पढ़ाई होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी की मदद से करती है, इसलिए यहाँ भी यही बताया है। A portion of solar radiation up to 28% in terms of energy is used in photosynthesis. Solar radiation influences the production of enzymes useful in photosynthesis, development of photosynthetic apparatus, growth, yield formation and finally yield. Next है photoperiodic effect. नाम से आपको समझ रहा होगा कि यहाँ लाइट के ड्यूरेशन के वजह से प्लांट को क्या इफेक्ट होता है उसकी बात की जा रही है। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो आपने पहली बार सुनी होगी कि रात का समय जब कंप्लीट डार्कनेस होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए दिन के डे लाइट से ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? हमने तो अब तक यही पढ़ा है कि सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है। देखो, सुबह के सनलाइट से फोटोसिंथेसिस पे पूरी एनर्जी चली जाती है और प्लांट को मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी नहीं रहती। बस रात को ही फोटोसिंथेसिस रुकने के बाद मेटाबॉलिज्म पे प्लांट अपनी एनर्जी यूज़ करता है, इसलिए रात का समय उसके ग्रोथ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो द क्रॉप डेवलपमेंट प्रोसेस लाइक द रेट ऑफ लीफ प्रोडक्शन, फ्लावरिंग एक्सेट्रा आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. Most plants are influenced by the relative length of day and night, especially for floral initiation. The duration of the night or complete darkness is more important than the daylight. This effect of light on plant is known as photoperiodism. अब फ्रेंड्स, फोटोपीरियोडिक इफेक्ट को देखते हुए हम प्लांट को तीन अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग टर्म प्लांट्स जैसे कि व्हीट, ओट्स वगैरह, जिन्हें समर जैसे लंबे दिन चाहिए रहते हैं, जहाँ 14 घंटे से भी बड़ा दिन हो। नेक्स्ट होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स जैसे कि राइस, सोरगम वगैरह, जिन्हें रेनी या विंटर सीजन चलेगा, जहाँ 10 घंटे से छोटा दिन रहा तो भी चलेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि शॉर्ट डे प्लांट्स को भी सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है, नो डाउट। बस इन्हें 10 घंटे से कम दिन मिला तो अच्छी बात होती है। क्लियर है? और लास्ट है न्यूट्रल प्लांट्स जैसे कि कॉटन या सनफ्लावर वगैरह। यहाँ इन क्रॉप्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डे शॉर्ट है या लॉन्ग। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Depending on the length of the photoperiod required for the floral initiation, plants are classified as long day, short day, and day neutral plants. Long day plants require comparatively long days, usually more than 14 hours, for floral initiation. Most of the temperate crops like wheat, barley, and oats fall under this category. In short day plants, floral initiation takes place when the days are short, less than 10 hours, or when the dark period is long. Most of the tropical crops like rice, sorghum, maize, etc. are short day plants. Day neutral plants do not require either long or short dark periods. Photoperiod does not have much influence for phasic change of these plants. The crop belong to this group are cotton, sunflower, buckwheat, etc. अब नेक्स्ट हम देखते हैं अदर इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। यहाँ सबसे पहला इफेक्ट है असिमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले ट्रांसपिरेशन का कंसेप्ट समझाया था कि जहाँ प्लांट सोलर रेडिएशन की वजह से जमीन से वाटर खींचता है, उसी तरह वो न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्जर्व करता है। ऐसा देखा गया है कि सोलर रेडिएशन की वजह से प्लांट फास्फोरस और नाइट्रोजन ज्यादा ऑब्जर्व करता है, और ये भी देखा गया है कि रेडिएशन से फूड का प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है। सो इन मेज एक्यूमुलेशन ऑफ फास्फोरस इज हाई अंडर व्हाइट, येलो, ऑरेंज एंड ब्लू लाइट एंड लो अंडर डार्कनेस। हायर सोलर रेडिएशन अलोन गिव्स हायर प्रोटीन कंटेंट ड्यू टू द ग्रेटर एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इफेक्ट है ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटेट्स। इसे ध्यान से समझो फ्रेंड्स, ये एक प्लांट का स्ट्रक्चर है। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जो बाय प्रोडक्ट हमें फोटोसिंथेसिस से मिलता है, जैसे कि सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज, और ये सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज स्टोर रहता है लीव्स में या फिर स्टेम में, जिसे हम कल्म भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब रेडिएशन की मदद से प्लांट इस फोटोसिंथेटेट्स को कल्म और लीव्स से ट्रांसफर करके फ्रूट में डाल पाता है। समझ गए? इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेटेट्स।
So sucrose and fructose are accumulated in kernels up to 2 or 3 weeks after anthesis in cereals. Fructose appears to be the most important storage carbohydrate in leaves and kernels prior to the grain filling. Plants added during the grain filling are able to retranslocate store photosynthetates to grain, thus maintaining the certain amount of stability. नेक्स्ट रेडिएशन का इफेक्ट है सेंसिटिव स्टोरेज फॉर सोलर रेडिएशन। यहाँ बताया गया है कि प्लांट का कार्बोहाइड्रेट्स जो हमने अभी पढ़ा था, दैट इज सुक्रोज एंड फ्रुक्टोज, ल्यूज पे स्टोर होता है, उसे हम सिंक बोलते हैं। अब आप सोचिए कि व्हीट और राइस को ज़्यादा ल्यूज भी नहीं रहते, तो ऐसे प्लांट्स के पास सिंक जैसे स्टोरेज ऑर्गन ज़्यादा नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक व्हीट और राइस अच्छे से बड़े नहीं हो जाते, उन्हें सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस की मदद से कंटिन्यूस कार्बोहाइड्रेट तैयार करते रहे। So in broad terms, leaves are considered as a source for supplying the carbohydrate to grains, while storage organs are called sinks. In some crops like the rye, wheat, etc., source is not limited, but the yield potential is less due to the less number of storage organs. For such sinks limited crops, amount of solar radiation in sufficient quantities is necessary during the period of formation of storage organs, that is from the panicle initiation to flowering. अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने लायक ये है कि जैसे जैसे प्लांट की एज होती है, वैसे सोलर रेडिएशन से एनर्जी कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी क्रॉप में नहीं रहती, उसे हम कन्वर्जन एफिशिएंसी बोलते हैं। सो इन कन्वर्जन efficiency of conversion of the absorbed radiation to dry matter decreases with the age of crop. For the production of 1 gram of dry matter, 3700 to 4100 calories of solar energy is utilized. अब फ्रेंड्स, यहाँ हमारा वेदर का रेडिएशन एलिमेंट कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट टेम्परेचर पे बात करेंगे। यहाँ जब भी हम प्लांट के टेम्परेचर पे बात करते हैं तो हम बस कार्डिनल टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि कोई क्रॉप का मिनिमम टेम्परेचर क्या है जो वो सर्वाइव कर सकता है, देन ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है जहाँ उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है जिसके आगे वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ये देखा गया है कि ज़्यादातर क्रॉप का ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है। सो इन कार्डिनल टेम्परेचर फॉर ईच स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स देयर आर अपर, दैट इज मैक्सिमम, and lower, that is minimum limits of temperature at which the growth is nil or negligible, and optimum temperature at which the growth is maximum. Most of the crop plants grow best at 15 to 30 degrees Celsius. Many crop plants die at the temperature of 45 to 55 degrees Celsius. There are also optimal temperature for different growth stages. और फ्रेंड्स, टेम्परेचर के हिसाब से हम क्रॉप्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है कूल सीजन क्रॉप्स और दूसरा वार्म सीजन क्रॉप्स। अब कूल सीजन क्रॉप्स, जिसे हम टेम्परेट क्रॉप्स ही बोलते हैं, उसका मिनिमम है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम है 30 to 38 डिग्री सेल्सियस और ऑप्टिमम है 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और उसी तरह वार्म सीजन्स क्रॉप के लिए, जिसे हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स बोलते हैं, यह मिनिमम है 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम है 45 to 30 डिग्री सेल्सियस और ऑप्टिमम है 30 to 38 डिग्री सेल्सियस। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द कूल सीजन क्रॉप्स, the crop which grow best in cool weather period are called cool season crops and are generally grow in winter season, that is November to February. Most of the cool season crops cease to grow at an average temperature of 30 to 38 degrees Celsius. The important cool season crops are wheat, barley, potato, oats, etc. These crops are also called temperate crops. The cardinal temperature ranges for the cool season crops are maximum temperature 30 to 38 degrees Celsius, minimum temperature 0 to 5 degrees Celsius, and optimum temperature 25 to 30 degrees Celsius. Then warm season crops. The important warm season crops are rice, sorghum, maize, sugarcane, pearl millet, groundnut, the pigeon pea, cowpea, etc. These crops are also called the tropical crops. These crops are generally grow in monsoon and some also in summer season. The cardinal temperature ranges for warm season crops are maximum temperature 45 to 50 degrees Celsius, minimum temperature 15 to 20 degrees Celsius, and optimum temperature 30 to 38 degrees Celsius. अब फ्रेंड्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के कार्डिनल टेम्परेचर देखते हैं। उसके लिए मैंने आपको ये चार्ट दिया है। इस चार्ट में मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स दिए हैं। उसी तरह मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स के ऑप्टिमम टेम्परेचर दिए हैं। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और ये चार्ट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमने हर क्रॉप के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्यों रखे? ये सब टेम्परेचर के बाहर क्रॉप को ऐसा क्या हो जाता है? सो उन्हें इंजरी हो जाती है। उसे हम लो टेम्परेचर इंजरी और हाई टेम्परेचर इंजरी बोलते हैं।
सबसे पहले लो टेम्परेचर की बात करते हैं। लो टेम्परेचर से क्रॉप ग्रोथ पे बहुत इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल सर्वाइवल, सेल डिवीजन, फोटोसिंथेसिस, वाटर ट्रांसपोर्ट, ग्रोथ एंड यील्ड। अब हम एक एक करके लो टेम्परेचर से क्रॉप को होने वाले इंजरीज को देखते हैं। सबसे पहला चिलिंग इंजरी। यहाँ आप इमेज में देखो कि कैसे ये आम जो गर्मी के मौसम का फल है, इन्हें कम टेम्परेचर में रखने की वजह से पीले या काले हो गए। इसे ही हम चिलिंग इंजरी बोलते हैं। So if the plants grow in hot temperature are exposed to low temperature, they will be killed or severely injured. When the night temperature is below 15 degrees Celsius, field crops may show yellowing symptoms. नेक्स्ट है फ्रीजिंग इंजरी। यहाँ आप इस इमेज को देखो, आपको यहाँ पपैया फ्रीज होते हुए दिख रहा है। जो भी वाटर कंटेंट एक फ्रूट या क्रॉप में होता है, वो ठंड में रहने की वजह से आइस क्रिस्टल बन जाते हैं। So when the plants are exposed to low temperature, water freezes into ice crystal in the intercellular spaces. नेक्स्ट है सफोकेशन। इसे समझने के लिए आप ये इमेज देखिए। यहाँ सॉइल के ऊपर स्नो होने की वजह से ऑक्सीजन सॉइल में एंटर नहीं हो पाता, जिससे ना सॉइल में अच्छे न्यूट्रिएंट्स आते हैं और प्लांट को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं। इसे कहते हैं सफोकेशन, दैट इज सॉइल का दम घुटना। So formation of the thick cover of ice or snow on the soil surface prevents the entry of oxygen and crop suffers. This prevents the respiration and lead to accumulation of harmful substances. Next है heaving. इस कंसेप्ट को आप थोड़ा समझिए। यहाँ ये इमेज देखिए, ग्राउंड के थोड़ा ही नीचे वाटर रहता है जो ठंड के कारण आइस में कन्वर्ट होता है, और आइस में कन्वर्ट होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और उससे ज़मीन ऊपर उठने लगती है। और अगर उस आइस क्रिस्टल के जस्ट ऊपर कोई प्लांट होता है तो उसे भी वो रूट्स के साथ ऐसे उखाड़ सकता है। समझ रहे हो हेविंग? इससे प्लांट को बहुत नुकसान होता है। सो लिफ्टिंग ऑफ प्लांट्स अलॉन्ग विद सॉइल फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन बाय आइस क्रिस्टल्स, दिस इज द मैकेनिकल लिफ्टिंग। और लास्ट में लो टेम्परेचर से प्लांट को इंजरी होती है, जिसे हम फ्रोस्ट बोलते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे प्लांट के ऊपर बर्फ की तरह क्रिस्टल जमा होते हैं। अब ये फ्रोस्ट डेवलप क्यों होते हैं, उसके ऊपर भी इसके टाइप्स है। इसे हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एडवेक्टिव फ्रोस्ट, जो बहुत सारी ठंडी हवा की वजह से होता है। सो एडवेक्टिव फ्रॉस्ट आर ड्यू टू द इंकर्जन ऑफ द लार्ज मासेज ऑफ द कोल्ड एयर और रीजन फ्रॉम द कोल्डर एरियाज। नेक्स्ट है रेडिएशन फ्रॉस्ट, जो प्लांट से हीट निकलने की वजह से फ्रॉस्ट हो जाते हैं। सो ऑकर ऑन द क्लियर काम नाइट्स व्हेन द हीट इज फ्रीली रेडिएटेड फ्रॉम ऑल एक्सपोज्ड ऑब्जेक्ट्स। इसके भी दो टाइप्स है। अगर ट्री ब्रांचेस से रेडिएशन निकल के फ्रोस्ट हो जाते हैं तो उसे हम होर फ्रोस्ट या फिर वाइट फ्रोस्ट बोलते हैं, और बाकी रेडिएशन से रेडिएशन निकल के फ्रोस्ट होने को हम ब्लैक फ्रोस्ट बोलते हैं। सो होर फ्रोस्ट और वाइट फ्रोस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू द सब्लिमेशन ऑफ आइस क्रिस्टल ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्री ब्रांचेस, एंड ब्लैक फ्रोस्ट इज द फ्रोस्ट दैट इज ऑन वेजिटेशन विच इज फ्रोजन बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ एयर टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा लो टेम्परेचर इंजुरीज कवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे हाई टेम्परेचर इंजुरीज। हाई टेम्परेचर से तो प्लांट को हर तरीके से नुकसान हो सकता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, प्लांट के एक एक फंक्शन बंद होने लग जाते हैं और ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ प्लांट मर जाता है। उसे हम थर्मल डेड पॉइंट बोलते हैं। ये पॉइंट ज़्यादातर क्रॉप्स के लिए 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाता है। हर प्लांट के लिए ये अलग होता है। कुछ प्लांट तो पहले ही मर जाते हैं। So high temperature adversely affects the mineral nutrition, shoot growth and pollen development, resulting in low yield. The critical temperature above which the plant gets killed is called thermal dead point. A temperature above 50 degrees Celsius may kill many annual crops. The limit varies with plants. Shade-loving plants are killed at lower temperature. So चलिए हम एक एक करके हाई टेम्परेचर इंजुरीज को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मिनरल न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था कि सोलर रेडिएशन की वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने में मदद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से इफेक्ट उल्टा पड़ता है और प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। यहाँ देखा गया है कि कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेने में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स लेने की एक्टिविटी कम हो जाती है। So high temperature stress causes a reduction in absorption and the subsequent assimilation of nutrients. Absorption of calcium is reduced at temperature of 28 degrees Celsius in maize. Nutrition uptake is affected by both soil and air temperature in rice. Nitrate reductase activity decrease under the high temperature. Next इंजरी होती है शूट ग्रोथ को। अब आप सोचोगे शूट ग्रोथ क्या है?
यहाँ इस इमेज में देखो, जब एक छोटा सीड प्लांट बन रहा होता है उसे हम शूट बोलते हैं। सो हाई टेम्परेचर में शूट की ग्रोथ कम होती है और ऐसा देखा गया है कि हाई टेम्परेचर की वजह से रूट्स ग्रो ही नहीं हो पाते। So high temperature, even for short period, affects the crop growth, especially in temperate crops like wheat. Higher temperature reduces the growth of shoots and in turn reduces the root growth. High soil temperature is more crucial as damage to the roots is severe, resulting in the substantial reduction in shoot growth. High temperature at 38 degrees Celsius in rice reduce the plant height, root elongation and smaller roots. नेक्स्ट इंजरी होती है पोलन डेवलपमेंट में। पोलन हर क्रॉप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना क्रॉप को फ्रूट आता ही नहीं। सो ऐसा देखा गया है कि हाई टेम्परेचर की वजह से पोलन का ग्रोथ ठीक से हो नहीं पाता और उससे प्लांट की यील्ड कम हो जाती है। सो हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द बूटिंग स्टेज रिजल्ट्स इन पोलन अबॉर्शन। इन व्हीट, टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस causes the development of anthers and loss of viability of pollen. A temperature of 30 degree Celsius for 2 days at reduction division stage decrease the grain yield by the drastic reduction in grain set. नेक्स्ट इंजुरी है स्कॉचिंग। यहाँ हाई टेम्परेचर की वजह से लीव्स ऐसे जल जाते हैं और ट्रीज के बार भी ऐसे फट जाते हैं, इसे हम संस्कार बोलते हैं। सो हाई टेम्परेचर लीड टू डिहाइड्रेशन एंड लीव्स आर स्कॉच्ड। हाई टेम्परेचर कॉजेज इंजुरी ऑन द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द प्लांट, एग्जाम्पल बार्स, इट इज नोन एज संस्कार। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर से तो फोटोसिंथेसिस भी ठीक से हो नहीं पाता। सो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, हाई टेम्परेचर डिस्टर्ब्स द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अगला इंजुरी ये है कि हाई टेम्परेचर से सॉइल इतनी हीटअप हो जाती है कि जिससे जो भी बीज हमने बोए वो मर जाते हैं, उसे हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ। सो द सिम्टम्स आर नोटिस ऑन द यंग सीडलिंग्स ड्यू टू द हाई सॉइल टेम्परेचर, द सीडलिंग्स आर किल्ड। और लास्ट में हाई टेम्परेचर की वजह से प्लांट की हालत ऐसी हो जाती है। यहाँ आप स्टेम के बीच में जो बल्की पार्ट देख रहे हो उसे हम स्टेम ग्रिडल बोलते हैं। इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। सो हाई सॉइल टेम्परेचर कॉजेज द स्टेम स्कॉर्चेज एट द ग्राउंड लेवल, एग्जाम्पल कॉटन। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा वेदर का टेम्परेचर पैरामीटर भी कवर हो गया। अब यह बाकी पैरामीटर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, विच इज़ रेनफॉल रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। इसका एक चार्ट मैंने दे दिया है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसे मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, विच इज़ क्रॉप वेदर एडवाइजरी। ये वो सिंपल है, यहाँ आपको वेदर के बारे में एडवाइस किया जाता है या वेदर का फोरकास्ट दिया जाता है। अब यह फोरकास्ट 4 तरह के दिए जा सकते हैं। एक है नाउ कास्टिंग, जो बस आगे के 4 से 5 घंटे का वेदर फोरकास्ट देगा। नेक्स्ट है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, जो अगले 2 दिन का वेदर फोरकास्ट रहेगा। अगला है मीडियम रेंज फोरकास्ट, जो कि 5 दिन या 1 हफ्ते का रहेगा। और लास्ट है लॉन्ग रेंज या सीजन फोरकास्ट, जो 1 सीजन या 1 महीने के लिए रहेगा। अब ये सब फोरकास्ट हमें कहाँ से मिल सकता है? हमारे इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट ये फोरकास्ट निकालते हैं। उसमें से कुछ है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऐसे बहुत ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इट सेज। It is a known fact that a variable weather plays a dominant role in year-to-year fluctuation in crop production, both in rain-fed or irrigated agriculture. Though complete avoidance of the farm losses due to the weather is not possible, however, losses can be minimized to a considerable extent by making adjustments through timely agriculture operation and accurate weather forecast. Weather forecasts are of 4 types, which is nowcasting, that is 4 to 5 hours, short range forecast, that is valid for 48 hours, medium range, valid for 5 days to a week, long range or seasonal forecast, that is valid for month or season. There are multiple agencies providing weather advisories to farmers, viz. Indian Meteorology Department (IMD), Indian Council of Agriculture Research (DRCSC), National Disaster Management Authority (NDMA) and many more. अब लास्ट में हम वेदर एडवाइजरी के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के काम आएंगे। ये बहुत सिंपल है कि हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे। फार्मर्स को सोइंग के टाइम मानसून के न्यूज़ का फ़ायदा मिलेगा। फर्टिलाइज़र डालने के लिए कब अच्छा वेदर है वो भी पता लग जाएगा। फिर हमें ये भी पता लगता है कि बारिश कब नहीं आने वाली है और कब हमें इरिगेशन का यूज़ करना होगा। ऐसे बहुत सारे डिसीजन में हमें हेल्प मिल जाती है।
So it helps in enhanced preparedness and thereby increase adaptive capacity. Sowing, transplanting of kharif crops based on the onset of monsoon, fertilizer application based on wind conditions, delay in fertilizer application based on intensity of rain, irrigation at critical stage of the crop, quantum and timing of irrigation using meteorological threshold, and advisory for timely harvest of crops. अब हम यहाँ मेट्रोलॉजी टॉपिक पे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ हम क्वेश्चन को 7 से 8 सेकंड के लिए रखेंगे और उसके बाद आंसर्स को 3 से 4 सेकंड के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।